तो आज का जो टॉपिक है दैट इज ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो अब देखो ड्यूअल बिहेवियर का मतलब, ड्यूअल का मतलब क्या होता है? ड्यूअल का मतलब क्या होता है? ड्यूअल का मतलब होता है टू। सर दो। ठीक है, यस सर। लॉजिक माइक ऑफ कर। ठीक है, चलो। तो जो पार्टिकल नेचर था, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पोज्ड ए डिलेलेमा। डिलेलेमा का मतलब क्या होता है? डिलेलेमा का मतलब होता है दुविधा। ठीक है, दुविधा सर डन। फॉर साइंटिस्ट। तो जो पार्टिकल नेचर डिस्कवर हुआ, जैसे अभी आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो जब ये डिस्कवर हो गया तो साइंटिस्टों को लगा कि अरे ये तो वेव की तरह चल रहा था, अब इसमें पार्टिकल नेचर भी आ गया। अब इसको एक्सप्लेन करना उनके लिए टफ हो रहा था। ठीक है, तो उन्होंने एक आम सहमति बनाई। आम सहमति क्या बनी कि भाई ये जो लाइट वेव है, जिसे हम लाइट कह रहे हैं, इसके पास दोनों तरह के करेक्टर हैं, एक वेव प्लस एक पार्टिकल। दोनों करेक्टर होंगे। ठीक है, यस, दोनों वेव थ्योरी भी इसमें काम करती है और पार्टिकल थ्योरी भी। हाँ। तो इसको ही इन्होंने कहा कि लाइट हैज ड्यूअल बिहेवियर। ड्यूअल बिहेवियर मतलब बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। क्लियर? और ये प्रूव हो गया, सेंस प्रूव इन द सेंस ऐसे हुआ कि एक लोगों ने जो है डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस वगैरह पे काम किया, दूसरे ने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पे। तो दोनों जब नेचर प्रूव हो गया तो इन्होंने कहा कि जो लाइट है इसका मतलब इसके पास दो तरह का नेचर है। ओवरऑल दो तरह का नेचर है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। वेव। इसी को दोनों को यस सर। कंबाइनली कहा गया ड्यूअल नेचर या ड्यूअल बिहेवियर। ठीक है, इसी को कहा गया ड्यूअल बिहेवियर। तो अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि इसमें पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि ये देखा गया कि जो ये ड्यूअल बिहेवियर में पार्टिकल नेचर और जो वेव नेचर था, ये हर किसी ऑब्जेक्ट में मिलने लगा। ऐसा नहीं था कि ये केवल केवल लाइट में मिला। लाइट के लिए इन्होंने प्रूफ कर लिया, बाद में इन्होंने देखा कि ये पार्टिकल और वेव नेचर हर एक ऑब्जेक्ट में होता है, एवरी ऑब्जेक्ट में होता है, हमारे अंदर भी है। ठीक है, इवन एक छोटी सी जो क्रिकेट बॉल होती है ना, क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल में आप ये देखे होंगे कि जो क्रिकेट बॉल का स्पिन, आप कहते हैं ना स्पिन, स्पिन गेंदबाज है। स्पिन का मतलब यही है कि उसमें थोड़ा सा वेव करेक्टर आ गया। स्विंग, जो हवा में गेंद स्विंग करती है। कल T20 आ रहा था, तो T20 में ये वर्ड आप सुने होंगे कि बॉल जो है स्विंग कर रही है। स्विंग जो मूवमेंट है बेसिकली वेव करेक्टर की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? वेव करेक्टर की वजह से। लेकिन ये एक चीज है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट छोटा होता जाएगा वैसे वैसे उसमें वेव करेक्टर ज्यादा आता जाएगा। जैसे जैसे हम बड़े पार्टिकल की बात करेंगे वैसे वेव करेक्टर कम होता जाएगा, उसमें पार्टिकल नेचर आता जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेव करेक्टर है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वेव करेक्टर, मैं सारा इरेज कर देता हूं फिर लिखता हूं। ये जो वेव करेक्टर है, वेव करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। मतलब मास अगर छोटा हो रहा है, साइज कह लो, मास अब्लिक साइज, अगर साइज छोटी हो रही है
हाँ, एक चीज ये भी देखना कि साइज और मास दोनों क्यों लिखा है, अगर क्यों साइज नहीं लिखा, क्यों मास नहीं लिखा। आप सपोज करो आप रुई ले लो, रुई, एक बोरे रुई ले लो, तो उसका वेट करोगे तो आपको मुश्किल से 5 kg वेट होगा, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा है। वहीं आप 5 kg को देखते हो तो 5 kg एक छोटा सा इतना सा आपका बॉट होता है, और उस वो बॉट आपका 5 kg हो जाता है, लेकिन ये मेटल का होता है। तो इसलिए मेनली हमने मास को कंसिडर किया है। ठीक है। इस वेव करेक्टर में, सॉरी ड्यूअल नेचर में, जो वेव था और पार्टिकल, इन दोनों नेचर को, पार्टिकल और वेव को, दोनों को पहली बार रिलेट किया था डी ब्रोगलाई ने, इन्होंने रिलेट किया था। ठीक है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन। अच्छा, ये क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए थे कल, एक क्वेश्चन रह रहा था, आपने कर लिया? एक क्वेश्चन जो रह रहा था वो आपने कर लिया? यस सर। ये प्रॉब्लम 2.9 हो गया था, आपने कहा था कि हम खुद से ट्राई करेंगे। यस सर। ठीक है। सर बट कल वाले जो आपने क्वेश्चन दिए थे ना वो सारे नहीं हुए अभी, आज रात तक हो जाएंगे सारे। उसमें से कुछ पूछना है जो आपके क्वेश्चन नहीं हुए? नो सर, अभी तो सॉल्व करूंगा, बाकी उसके बाद अगर कोई डाउट आया तो पूछ लूंगा। अभी तक तो हो रहे थे। ठीक है, जैसा भी डाउट होगा बता देना। ठीक है, अगर ओके सर। डाउट है तो। नेक्स्ट हेडिंग है आपका एविडेंस। एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो देखो, एक चीज तो हमने समझ लिया, जो बोहर मॉडल ऑफ एटम था, बोहर मॉडल दो चीजों पे बेस्ड था, पहला ड्यूअल नेचर और दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ, या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा, सीधे सीधे कह लो, दूसरा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो हमने थोड़ा सा ड्यूअल नेचर समझ लिया, ड्यूअल नेचर को हमने प्रूफ करके भी देख लिया लाइट के लिए कि इसमें पार्टिकल नेचर है और साथ के साथ वेव करेक्टर भी है। अब हमारे पास बचता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये पढ़ लें तो हम इतना एबल हो जाएंगे कि हम बोहर मॉडल को थोड़ा समझ सकते हैं। ठीक है। हालांकि डी ब्रोगलाई का कंट्रीब्यूशन भी सब कुछ आगे आएगा, वो आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एक वर्ड लिखा गया स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रा का मतलब होता है पैटर्न। ठीक है, पैटर्न, बैंड या पैटर्न, कोई एक बैंड मिले या पैटर्न मिले, उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रा। ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि जो हमारी विजिबल लाइन, जो विजिबल रेंज का भी कलर थे, वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर, ये भी क्या थे? स्पेक्ट्रम थे एक। इसको भी हम क्या कह सकते हैं? स्पेक्ट्रम थे। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअस बैंड था, वायलेट का, इंडिको का, ब्लू का, ग्रीन का, येलो का, ऑरेंज का और रेड का कंटिन्यूअस पैटर्न मिल रहा था, तो हम इसे कह सकते हैं दिस इज विबग्योर इज आल्सो ए स्पेक्ट्रम, दिस इज लाइट स्पेक्ट्रम। इसी तरह जो है एटम्स के लिए स्पेक्ट्रा निकाला गया। किसके लिए? एटम के लिए, हर एक एटम के, हर एक एलिमेंट के एटम के लिए स्पेक्ट्रा निकाला गया। तो जैसे आप कह सकते हो कि हमारी जो फिंगर है, फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट, और आप जानते हो कि जो फिंगरप्रिंट है वो किसी का किसी से मैच नहीं करता। यही रीजन है कि जो आज आधार कार्ड सक्सेसफुल है, इसका मतलब ही यही है कि आधार कार्ड सक्सेसफुल है। इसके पीछे बेसिक लॉजिक यही है कि जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो किसी का किसी से मैच नहीं करता। अगर मैच करता तो आधार से जो हम खाते से पैसे निकालते हैं तो कोई दूसरे का दूसरे से निकाल लेता। ठीक है, मैच ना करने का यही फायदा है। सेम जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा लिया गया किसका? एटम्स का, डिफरेंट एलिमेंट्स का, तो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट्स के एटम से एटॉमिक स्पेक्ट्रा मैच ही नहीं किया।
ठीक है, लेकिन उस स्पेक्ट्रा में एक चीज कॉमन मिली। कॉमन क्या मिली? कि एक एनर्जी लेवल जो मिला वो फिक्स बैंड के मिले, यहां से यहां तक के बैंड, यहां से यहां तक के बैंड। ये अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम कहते किसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखो, ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव विद ऑल द वेवलेंथ इन द विजिबल रेंज। अभी मैंने बताया विवग्योर के बारे में। ए रे ऑफ व्हाइट लाइट इज स्प्रेड इनटू ए सीरीज ऑफ कलर बैंड कॉल्ड स्पेक्ट्रम। मैंने अभी आपको बताया वी एक रेंज होगा, आई एक रेंज होगा, जी एक रेंज होगा, ये बता दिया। तो इसको भी हम स्पेक्ट्रम ही कहते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक है कि लाइट में जो रेड कलर है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की होती है। आपको पता भी है कि 400 से 750 नैनोमीटर रेंज होती है, तो ये रेड आता है तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, 750 है। ठीक है, सर एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ करना। अब आपको अगर स्पेक्ट्रम समझ में आ गया कि चलो इस वाले को स्पेक्ट्रम कहते हैं, तो कभी भी आप रेनबो भी देखते हो तो आप देखते हो कि जो 7 कलर्स होते हैं वो एक दूसरे से मिक्स्ड होते हैं। मिक्स होते हैं मतलब इनमें गैप नहीं होता। ऐसा नहीं कि यहां से यहां तक वायलेट है फिर थोड़ा गैप है उसके बाद इंडिगो है। रेनबो में भी आप नहीं देखते हो, क्यों? क्योंकि वो तो लाइट का ही रिफ्लेक्शन है, और लाइट में जो सारे कलर्स हैं वो एक दूसरे से मिक्स होते हैं। कैसे? ऐसे वी आई बी विब ग्योर, इस तरीके से मिक्स होते हैं। ये आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो। और इवन इसका आप विजुअल आइडेंटिफिकेशन भी देखते हो किसमें? रेनबो में। यहां पे हम देखते हैं, ठीक है, हमें दिखता भी है। तो अगर एक एक कलर का बैंड, यहां से एक कलर है और तो ये दूसरा कलर है, ये दोनों बैंड में सेपरेशन नहीं है। जैसे हम यहाँ पे देखो सेपरेशन रख दिए, यहाँ पे गैप है, यहां तक ब्लू है, सॉरी वायलेट है, इसके बाद इंडिगो कलर आ रहा है। तो अगर इनके बीच गैप नहीं है, एक दूसरे से लगे हैं, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस है। और ये वाला क्या है? अगर हम कहें तो ये नॉन कॉन्टिन्यूअस है, ब्रेक है ना, बोलो, ब्रेक है ना, तो इसे हम कहेंगे नॉन कॉन्टिन्यूअस। हम्म। अब देखो, अगर हम बात करें तो जो हम ये लाइट की बात कर रहे हैं, विबग्योर वाला रीजन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमआर का बहुत छोटा सा हिस्सा है, इतना सा हिस्सा है, ये हम आपको बता चुके हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के और भी जो हिस्से हैं उनसे हम स्पेक्ट्रम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, स्पेक्ट्रा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये सर हमें मेरे दिख को जा एक और ये आपसे। हमें दिख जाता है तो हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं, जो नहीं दिखता है उसको हम इंस्ट्रूमेंट से विजुलाइज कर सकते हैं। हाँ बोलो। सर जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? वो तो प्योरली वेव्स होती हैं, ठीक है, वो प्योरली वेव्स होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव ना। सर उससे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता? नहीं है ऐसा, वेव से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। अगर उसमें पार्टिकल नेचर है, एनर्जी है, तो नुकसान ज्यादा होगा, अगर नहीं है तो कम नुकसान होगा। ठीक है, बात समझे? यस सर। हम्म। केवल केवल वेव अगर है उसमें एनर्जी नहीं है तो वो आपको कम नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट इज इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब देखो, अगर हम ये लाइट की बात करें तो लाइट के पास मेनली क्या थी? मेनली है एनर्जी, एनर्जी सोर्स है, ठीक है, एनर्जी सोर्स है। तो अब हम किसी एटम को, सपोज करो ये एटम है और इस एटम को एनर्जी सप्लाई करते हैं, ठीक है, ये एटम है, इसको एनर्जी सप्लाई कर देते हैं, एनर्जी। तो जब एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ये जहां पे होता है अपने एनर्जी लेवल पे, अगर यहाँ पे एनर्जी एक्सिस रख दें तो एनर्जी लेवल पे थोड़ा ऊपर एनर्जी में चला जाता है। ये सिंपली हम उसी तरीके से समझ सकते हैं जैसे हमारे सोसाइटी में देखते हो कि कोई गरीब है, मान लो ये पुअर है, तो पुअर को अगर थोड़ा सा पैसे ज्यादा मिल जाए तो वो अच्छे जगह रूम वगैरह लेके अपने स्टेटस को क्या करता है? मिडिल क्लास में कन्वर्ट कर लेता है।
मिडिल क्लास फैमिली। और ज्यादा अगर ये इसको पैसे मिल जाए तो वो किस किस में कन्वर्ट हो जाता है? हायर क्लास में, यही ना? अगर वो ज्यादा कमा ले तो ये हायर क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम उसी तरीके से जब इसको एनर्जी मिलती है तो ये थोड़ा हायर एनर्जी में चला जाता है और थोड़ा और हायर में एनर्जी में चला जाता है। लेकिन सपोज करो कोई विपत्ति आ जाए, जैसे ही विपत्ति आ जाए तो ये क्या करता है, ये पैसा खर्चा करके मिडिल क्लास में आ जाएगा और ये पैसा खर्चा करके लोअर क्लास में आ जाएगा, पुअर क्लास में आ जाएगा, करेगा। तो जब इसको मिलता है, जब एटम एनर्जी लेता है तो इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर रहा है। बात समझे? ये एब्जॉर्प्शन है। लेकिन जब ये खर्चा करता है या इससे एनर्जी निकलती है तो उसे कहते हैं इमिशन। इसे हम क्या कहते हैं? इमिशन, इमिट करना। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब हमारे पास दो तरह के रूट होते हैं। अगर हम आपको कितने पैसे दिए वो मेजर कर ले तब भी हम बता सकते हैं कि आपके पास कितना गेन हुआ। हम बता सकते हैं ना कितना आपको गेन हुआ, और हम वहां से बता सकते हैं कि जो आपका गेन का पैटर्न क्या है। और पैटर्न को ही यहाँ पे एनर्जी के एब्जॉर्प्शन पैटर्न को ही क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रा। तो अगर हम इसको मेजर करके आपको कुछ प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि नहीं आपने इतने सालों में इतना पैसा कमाया, इसका मतलब आपकी नौकरी अच्छी है, आपकी कंडीशन अच्छी है, तो इसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। दूसरा दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है कि आपने ये खर्चा कितना किया। जैसे किसी की शादी हो रही है और उसके पिताजी बहुत खर्चा करते हैं तो हम उसके बेसिस पे कह देते हैं कि अरे बहुत धनवान है, बहुत ज्यादा दहेज वगैरह दिए हैं, बहुत ज्यादा धनवान है। ठीक है, तो हम दूसरा इमिशन को भी मेजर करके, इमिशन की एनर्जी अगर मेजर कर रहे हैं तो यहां से हम कहेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा। इसकी एनर्जी वेवलेंथ वगैरह मेजर करें तो इसे कहेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा। बात समझे? तो दो चीज आपको समझ में आ गई। एक एब्जॉर्प्शन से अगर हम स्पेक्ट्रा निकाल रहे हैं, मतलब पैटर्न निकाल रहे हैं कि इसका कैसा पैटर्न होगा, कैसे एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, तो उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इमिशन की एनर्जी मेजर करके तो इसे इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, नेक्स्ट। ये जो एक एनर्जी लेवल पे था, ये यहाँ पे लेवल पे था, और दूसरा एनर्जी एब्जॉर्ब करके इस लेवल पे चला गया, तो इस वाले प्रोसेस को कहते हैं हम एक्साइटेशन। हमारी सोसाइटी में भी लोग, कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा सा पैसा क्या मिल गया, बहुत ज्यादा कूद रहे हो, कहते हैं ना, बहुत कहे एक्साइटेड हो रहे हो। इसका मतलब यही है, ये पुअर था, इसको पैसा मिल गया तो ये कूद के यहाँ कूदने लगा, यहाँ आ गया अपने हायर एनर्जी लेवल पे, तो इसी को कहते हैं एक्साइटेड एनर्जी। मतलब इसी चीज को हम कहते हैं कि एक्साइट हो गया ये। नहीं कहते बहुत कूद रहे हो, क्या एक्साइटेड हो। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। सर इसको वो कहते हैं ना एक्साइटेड स्टेट। हाँ, तो उसको हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, क्योंकि स्टेट से ही स्टेटस बनता है ना, तो स्टेटस वर्ड भी जो है यस सर। वो उसी से आया है। अब ये कह रहे हैं कि जैसे एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कुछ उसी तरीके से है जैसे पहले फोटो खींची जाती थी और उसके साथ एक निगेटिव मिलती थी। ठीक है, ये उसी तरीके से काम करता है। और इमिशन जो स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम निगेटिव की तरह काम करते हैं। निगेटिव का मतलब अगर उसको अच्छे से रीड कर दिया जाए तो आपकी तस्वीर बना देंगे। बात समझे? मतलब किसी एटम की अगर स्पेक्ट्रम की हम बात करें, उस स्पेक्ट्रम को अगर हम रीड कर लें तो वहां से क्लियर हो जाएगा उसकी प्रॉपर्टी कि वो एटम कैसा है, बहुत सारी चीजें बता देता है। ठीक है, तो इसके लिए इसको हम करते कैसे हैं? मेनली हमारे पास कोई एटम है, उसके ऊपर हम कोई एनर्जी गिराते हैं, वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, फिर एनर्जी इमिट करता है, तो हम इसको मेजर करते हैं, और मेजर करने के बाद कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? सर एनर्जी को मेजर कैसे करते हैं? एनर्जी को मेजर करने के लिए वहां पे डिटेक्टर लगे होते हैं, जैसे कंप्यूटराइज इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, तो उसमें डिटेक्टर होते हैं, वो मेजर करते हैं किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस रेडिएशन इज पास थ्रू द सैंपल।
अब मान लो कोई ये एटम है, उस पर हमें ये रेडिएशन पास की एच न्यू, और एच न्यू होगी तो इसको हम एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं। किसी वेवलेंथ की हम रेडिएशन पास किए, और उसमें से वो कुछ रेडिएशंस को, द मिसिंग वेवलेंथ विच करस्पॉन्ड टू द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द मैटर। अब इसमें से सपोज करो कि ये जो वेवलेंथ हम रेडिएशन पास किए, हम इस पे व्हाइट लाइट डाल दिए। कौन सी लाइट डाल दिए? व्हाइट लाइट। और आपको पता है कि व्हाइट लाइट का जो रेंज है वो 400 नैनोमीटर से, ये मैं बार बार बताते आ रहा हूं, 750 नैनोमीटर तक है, जिसमें यहां से वायलेट, इंडिगो और है, ये सारे कलर हैं, यही है ना, विबग्योर, ये है, तो विबग्योर है। अब सपोज करो कि ये येलो के रेंज की वेवलेंथ 534 या फिर 530 के आसपास की है, ठीक। और अगर ये 530 नैनोमीटर की रेंज की है और 530 नैनोमीटर की रेंज का सैंपल आपका कलर एब्जॉर्ब कर लिया, इस रेंज में एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो अब जो इससे ट्रांसमिट होगी वेवलेंथ, अब जो इससे वेवलेंथ ट्रांसमिट होगी, उस वेवलेंथ में 530 वाला नहीं होगा, क्योंकि 530 तो एब्जॉर्ब कर लिया सैंपल जिसपे हमने ये लाइट डाली थी। तो ये क्या होगा? मिसिंग होगा, बाकी सारे आएंगे। तो अब ऐसे बैंड बनेगा। यहां तक तो 400 से 520 तक तो चलेगा, 530, मान लो 530 से 560 तक का ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो 530 तक तो आया। 530 के बाद 560 से फिर स्टार्ट होगा और 750 तक जाएगा। अब बीच में ये जो आ गया ना, ये जो आ गया, ये डार्क बैंड आ जाएगा, इसे हम कहेंगे डार्क बैंड, क्योंकि यहाँ पे लाइट होगी नहीं, तो लाइट होगी नहीं तो चमकेगा नहीं, कोई ब्राइट नहीं फील करेगा, तो ये डार्क बैंड कहा जाएगा, ठीक है। अब इसको आप समझ सकते हो बार कोड की तरह। इसको किस तरीके से समझ सकते हो? बार कोड की तरह। जैसे बार कोड में आप ध्यान से देखो कि एक बैंड होता है, एक डार्क बैंड होता है, एक व्हाइट बैंड होता है, ठीक है। तो जो बार कोड का रीडर होता है ना, जैसे इतना मोटा डार्क बैंड है एक, फिर व्हाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड है, इसी तरीके से एक पैटर्न देगा। और हर एलिमेंट के लिए, जैसे बार कोड देखते हो, हर मैटर के लिए, हर मटेरियल के लिए बार कोड अलग होता है ना, बार कोड, उसी तरीके से ये स्पेक्ट्रा भी हर एलिमेंट का अलग होगा। और उसको जब हम रीड कर लेंगे, जैसे बार कोड रीडर से, उसी तरह हम स्पेक्ट्रा को रीड कर लेते हैं, तो हम एलिमेंट की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट का एटम है ये। अब आपको आइडिया लगा? यहां डार्क क्यों आया? क्योंकि इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जैसे सपोज करो कि ग्रीन कलर की हमने टी शर्ट पहनी है और हमारे ऊपर लाइट डालोगे, तो उस लाइट का ग्रीन कलर तो एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि ग्रीन ग्रीन में मैच कर जाएगा, और जो मैच करेगा एब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी को अगर हम मेजर करें जो रेडिएशन को, तो वो ग्रीन को छोड़ के बाकी कलर उसमें मिलेंगे जो इमिटेड होगा। तो यहाँ पे ग्रीन कलर का जो रेंज होगा, वहां पे डार्क बैंड मिलेगा, इसे हम कहेंगे बैंड स्पेक्ट्रा। यहां तक समझ में आ गया? आ गया बच्चों? हेलो? सर मेरे को नहीं आया समझ, जो वो वाला था जो आपने समझाया अभी। नहीं आया? ये मैंने बताया कि देखो, व्हाइट लाइट अगर हम किसी मैटर पे डाल रहे हैं, जैसे ये मैटर है, व्हाइट लाइट डाल रहे हैं, और ये 530 से 560 के रेंज की फ्रीक्वेंसी, सॉरी, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमने किस वेवलेंथ की लाइट को डाला? 400 से 750। तो इसमें से 400 से 520 तक तो होगा, ये 520 है, फिर 560 के आगे होगा, 560 से आगे 500 750 तक। इस वेवलेंथ को जो बीच का है 530 से 560, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जब एब्जॉर्ब करके जब इमिट करेगा, तो ये वाली इमिट तो करेगा नहीं, क्योंकि ये तो इसको एब्जॉर्ब कर लिया। बात समझे? तो यहाँ पे आपको डार्क बैंड मिलेगा और इधर क्या मिलेगा? ब्राइट लाइन। तो इसी तरीके से जब हम बार कोड से हमने समझाने की कोशिश की कि जो बार कोड हमारा होता है, बार कोड में एक डार्क लाइन होती है, फिर व्हाइट लाइन होती है, फिर डार्क लाइन होती है। तो आप देखोगे कि कुछ लाइन पतली होती है, कुछ लाइन मोटी होती है, उसी के बेसिस पे एक उसका कोड जनरेट होता है, ठीक है। और जो बार कोड होता है, ये बार कोड क्या होता है? यूनिक होता है। हर एक मटेरियल के लिए आप बार कोड जनरेट कर सकते हो। सिमिलरली
यहां भी हर एक एलिमेंट के लिए हम स्पेक्ट्रा ले सकते हैं, किसके पैटर्न में? बैंड के पैटर्न में। किसके पैटर्न में? बैंड। ये जो डार्क मिला है इसको डार्क बैंड कहते हैं, इसको हम कहते हैं डार्क बैंड, डार्क बैंड या सिंपली बैंड, बैंड बोल देते हैं। ठीक है, अब समझ में आया? यस सर, अब आ गया। ठीक है, अब देखो यही कह रहा है कि जो स्टडी ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज रेफर्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो केमिस्ट्री की अब नई ब्रांच एक बन जाएगी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम एब्जॉर्प्शन या इमिशन का अध्ययन करते हैं। तो ये पहले मैं बता चुका हूं कि एब्जॉर्प्शन कब होगा, इमिशन कब होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अगर हम बात करें जो वेवलेंथ इमिशन स्पेक्ट्रा की, तो द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम in the gas phase on the other hand do not show any continuous spread of wavelength। तो अभी मैंने बताया कि जिस कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा वहां पे क्या मिलेगा? डार्क बैंड, और उसके अगल बगल क्या मिलेगा? ब्राइट मिलेगा। इसका मतलब ये जो डार्क स्पेसेस मिलते हैं ना, ये डार्क स्पेसेस वो उस वेवलेंथ को करस्पॉन्ड करते हैं जिस वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि किसी स्पेक्ट्रा में एक जगह डार्क मिलता है, एक जगह व्हाइट, एक जगह फिर डार्क, एक जगह व्हाइट, फिर एक जगह फिर डार्क, फिर एक जगह व्हाइट, इसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। सच स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बेसिकली एटम के केस में ऐसा मिलता है। ठीक है, because the emitted radiation is identified by the appearance of bright line in the spectra। अब देखो जैसा बार कोड में भी आप कभी सोचते होगे कि सर ये ब्लैक ब्लैक वाली पट्टी को बार कोड रीड करता है, नहीं, आप गलत हो। बार कोड में भी जो ब्लैक पट्टी के बीच में व्हाइट स्पेस होता है ना, बार कोड रीडर उसको रीड करता है, इस ब्लैक लाइन को कभी नहीं रीड करता, ये ध्यान देना। बार कोड में ऐसे होता है। सिमिलरली हमारे एटम के केस में भी ये जो ब्राइट लाइन होती है, ये जो बीच की लाइन है, इसे हम कहेंगे ब्राइट लाइन। इसी ब्राइट लाइन को स्पेक्ट्रम में हम रीड करते हैं, डार्क को छोड़ देते हैं। तो जब हम ब्राइट को, जो ब्राइट लाइंस को रीड करते हैं, ये ब्राइट लाइंस को इसी की मदद से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अब आपने समझ में आ गया कि इसे लाइन स्पेक्ट्रा क्यों कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा। और ये लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा किसका होगा? एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, इसका मतलब एटम का होगा। और कौन से एटम की हम बात करेंगे? क्योंकि देखो सारे एटम का करना तो मुश्किल है, सबसे छोटा सबसे आसान स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन एटम का होगा, तो इसी को हम पढ़ लेंगे। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। ठीक है, तो नाउ द टॉपिक इज लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा। तो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का मतलब किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है और उनका अरेंजमेंट कैसा है, इसको हम पता कर सकते हैं। इसका मतलब हम एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी तरह जैसे हम फिंगरप्रिंट लेके किसी आदमी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आज देखते हो आपका आधार कार्ड पे डेटा अपलोड कर दिया गया है, तो आप जैसे ही उंगली लगाते हो मशीन बता देगी कि आप कौन हो, आपका एड्रेस क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, सब कुछ। ठीक है, इसी तरीके से ये कह रहा है कि ये यूनिक होता है, ईच एलिमेंट के लिए, सारे एलिमेंट के लिए इसका स्पेक्ट्रा यूनिक होता है, और हर एटम को ये करेक्टराइज करता है। जैसे आपकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि आपकी जो है आंखों की पुतलियों का कलर कैसा है, ये सब कुछ स्कैन करके मशीन में डाल दिया गया। तो आप जैसे ही उंगली रखते हो आधार कार्ड इंटर करने के बाद, आपका पूरा का पूरा बायोडेटा, जितना भी डेटा है, सब कुछ आ जाता है। और सपोज करो कि किसी एटम के बारे में अगर हमें इतना कुछ मिल जाए, तो हम बता सकते हैं कि वो कैसे किसी एलिमेंट से, मतलब केमिकल रिएक्शन कैसे शो करेगा, हम उसकी केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं, उसके फंक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर अननोन एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और मैं बार बार कह रहा हूं, तो यहाँ पे देखो वर्ड आ गया फिंगरप्रिंट। ये ऐसा ही काम करता है जैसे आजकल हम फिंगरप्रिंट की मदद से लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, ये उसी तरीके से काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट
जर्मन केमिस्ट रॉबर्ट बुन्सन 1811 to 1899 was the first investigation to use the line spectra to identify element. तो ये याद रखना है कि रॉबर्ट बुन्सन, इनके नाम पे आप केमिस्ट्री के लैब में पढ़ते हो, बुन्सन बर्नर फ्लेम, ये भी पढ़ते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रॉबर्ट बुन्सन जो है पहली बार उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को यूज करके एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये स्पेक्ट्रा है कैसे और कैसे दिखते हैं। हाँ, ये देख लो, एलिमेंट बहुत सारे, जैसे रुबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, ये बहुत सारे एलिमेंट्स को इन्होंने डिस्कवर किया था। किस बेसिस पे? स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट, द एलिमेंट हीलियम वाज डिस्कवर्ड इन सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है आपका, जीके की पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है कि हीलियम को जब सन पे डिस्कवर किया गया कि सन पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हीलियम है, तो ये किस बेसिस पे है? स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड पे था। ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू, नेक्स्ट है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक,